2045 तक एक कंडीशन आ जाएगी जिसको बोलते हैं स्पर्मागेडेन। अप्रॉक्सीमेटली 50% मेल्स का स्पर्म काउंट नील होगा। जैसे ये स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं, एग बनने कम हो रहे हैं, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? एग जब मेच्योर हो रहा है और रिलीज हो रहा है उसके कुछ साइंस होते हैं। जो पीरियड आने की डेट है उससे -14 डेज काउंट करें। लेडीज का डिस्चार्ज थिन और इलोंगेटेड हो जाता है, ऐसे लेस जैसा। ये जो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स हैं जो अपने आप ही डॉक्टर बने खड़े हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस का कारण है वो सोशल मीडिया है। मेल्स के टेस्टिकल्स को भगवान ने बॉडी के बाहर क्यों बनाया पता है? अब जब हम छोटे से बच्चे को हगी पहना देते हैं, इसकी वजह से जो आज का बच्चा है वो 15-20 साल बाद जब उसको स्पर्म्स की जरूरत पड़ेगी, पता चलेगा कि ये जनरेशन में स्पर्म काउंट वहीं से ही कम होने शुरू हो गए। सबसे पहला मिस तो यही है कि IVF बेबी कपल्स का अपना बेबी नहीं होता। देखो दोनों चीजें हैं। मुझे एक बात बताओ, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, जान बचाने के लिए जब ब्लड की जरूरत पड़ती है लेते हैं। क्या हम पूछते हैं कि वो ब्लड कहाँ से आया? 6 IVF फेलियर्स तो एक नॉर्मल सी बात है। मैंने जो मैक्सिमम IVF फेलियर पेशेंट को ट्रीट किया है वो 9 IVFs करा के आई थी। ओह माय गॉड, नेचुरल डिलीवरी जो हो रही है और जो C सेक्शन है वो बहुत बढ़ गए हैं। कहीं ना इसका ब्लेम ना डॉक्टर्स पर आ रहा है कि अब जो है ना वो लालची हो गए। देखो ये तो सच है कि सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं। जैसे हम बॉलीवुड एक्ट्रेस का सुनते हैं कि उन्होंने पहले ही अपने एग फ्रीज करवा लिए हैं। काफ़ी सारे नाम है, एकता कपूर, मोना सिंह, प्रियंका चोपड़ा का नाम भी आया था। जो हम एग फ्रीजिंग करवाते हैं ये काफ़ी साल पहले अगर रखा है, क्या उनमें कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह होते हैं? अगर एक क्वालिटी अच्छी है तो चाहे आप उनको 10 इयर्स के बाद निकालो चाहे 20 इयर्स के बाद, वो वहाँ सेफ पड़े। देबीना बनर्जी जो टीवी एक्ट्रेस हैं, उनका बच्चा नहीं हो रहा था पहला, तो उन्होंने IVF ट्राई किया था, बट सेकेंड टाइम उन्होंने नॉर्मल कंसीव किया। बहुत सारे लोग सोचेंगे शायद डॉक्टर्स लालची हैं या धक्के से कर रहे हैं, कि मेल्स क्या सोचते हैं कि अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं और परफॉर्म कर रहे हैं तो वो फर्टाइल है। मेल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म कैसे जो है एक्टिवेट कर सकते हैं या कौन सा टेस्ट जो है वो ज़रूरी है। आज की डेट पे एक भी लेडी ऐसी नहीं है जो कह सके कि मुझे बच्चा चाहिए और नहीं होगा। मैं बहुत छोटी थी तब से सुन रही कि वजन जो है ना वो कम होना चाहिए। मोटी लड़कियों को कंसीव करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो बहुत हेल्दी होते हैं फिर भी आसानी से कंसीव हो जाते हैं। कि अगर कोई मोटी लड़की रेगुलर एक्सरसाइज करती है तो वो उस लड़की से ज्यादा जिएगी जो कि पतली है, फिट है, बट एक्सरसाइज नहीं करती। ऐसा योग या ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें पेल्विस, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये इन्वॉल्व होगा। एक कीगल्स एक्सरसाइज है जो हर लड़की को, हर लड़के को करनी चाहिए, इवन चाहे प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ओल्ड एज आ गई है। मेरी मम्मा, हम लोग थोड़े से ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस थे, तो मेरी मम्मा हमेशा कुछ मंत्र जाप करते हुए खाना बनाती थी। मोस्ट ऑफ द हाउसेस में आप देखो खाना खाते हैं मोबाइल साथ होता है। क्या ये गैजेट भी स्पर्म काउंट या एग्स में इफेक्ट करते हैं? कोविड के बाद सडन फॉल, क्योंकि कोविड के बाद हर बच्चे के भी हाथ में एक मोबाइल आ गया। पीरियड सर्कल है ना, जो पीरियड साइकिल है, ये शुरू हो रहा है, बहुत यंग एज में शुरू हो रहा है। कंसीव की सही एज क्या है? अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? फर्टिलिटी को मेंटेन कैसे करना है? ट्विंस बेबी कैसे होते हैं? IVF अगर ट्रीटमेंट जो आपका है वो 2-3 बार फेल हो गया तो आगे आपको क्या करना है? लड़कों का स्पर्म काउंट यंग एज में इतना कम क्यों होता जा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जो MBBS MD DNB गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा मेहता हैं। वह IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 25 साल से वह बहुत सारे कपल्स को कंसीव करने में मदद कर रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ प्लस पर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैम, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई और आपने ये फील्ड क्यों चुना? मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जब हम छोटे होते थे, लेट्स से 11th-12th में होते थे, तो देयर वर ओनली 2 फील्ड्स। या तो आप डॉक्टर बन लो, मतलब अगर आप थोड़े से पढ़ाई में अच्छे हो तो, या इंजीनियर बन लो। और लड़कियों के लिए हमेशा बोला जाता था कि MBBS ही कराना है। जब MBBS कर रहे थे इंटर्नशिप के टाइम, मैं गायनी OPD में बैठती थी
और वो पेशेंट्स, वो लेडीज़ जब रोती हुई आती थी जिनको बच्चा नहीं होता था, सो आई कुड फील वेरी कनेक्टेड टू देम। मुझे ऐसा लगता था कि नो, मुझे कुछ करना है। और शायद यही कारण था कि मैंने गायनी लिया एंड इनफर्टिलिटी मेरा पैशन बन गया, बिकॉज़ मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। आज भी 25 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा जज्बा टू डू माई प्रैक्टिस टू ट्रीट देम वो कम हुआ है। मतलब मुझे आज भी उतना ही मज़ा आता है अगर कोई इनफर्टिलिटी कपल को हैप्पीनेस दे पाए, मुस्कुराहट दे पाए उनके मुंह पे। प्रोफेशन को पैशन और पैशन को प्रोफेशन बनाना, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हो। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे हमारे नानी दादी थे या माँ थे, तो क्या था कि वो 3-4 बच्चे, पहले ज़माने में 5, 6, 7, 8 भी हो जाते थे बच्चे, वो नेचुरल कंसीव करते थे, जैसे कि सारे बच्चे नेचुरल कंसीव हो रहे थे। लेकिन इस टाइम पे पहला बच्चा ही कंसीव करना इतना मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों? अब ना मैं कुछ आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपको थोड़ा सा दहला देंगे। एक बार स्पर्म काउंट की बात करते हैं। 1910 यानी हमारे दादा के टाइम में जो एवरेज स्पर्म काउंट था वो 120 से 150 मिलियन था। 1972-73 में 100 मिलियन वॉज एवरेज स्पर्म काउंट। 2018 में एवरेज स्पर्म काउंट 47 मिलियन है। ओके। माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर इसी तरह से गिरता गया तो 2045 तक एक कंडीशन आ जाएगी जिसको बोलते हैं स्पर्मागेडेन, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% मेल्स का स्पर्म काउंट नील होगा। ओह। यस। उसी तरह पुराना ज़माना याद करो तो जब दादी सास के बच्चा हो रहा होता था तो उसकी बहू के भी बच्चा हो रहा होता था। बिल्कुल। तो लेडीज़ बहुत अच्छी एज तक फर्टाइल रहती थी, मतलब 50 साल में, 55 साल में, इवन 60 इयर्स में भी उनका एग प्रोडक्शन चालू रहता था। लेकिन अब एग्स बहुत जल्दी फिनिश हो रहे हैं। 35 के बाद मुझे लगता है कि बहुत ही कम एग काउंट रह गया है, 40 के बाद ऑलमोस्ट नील रह गया। सो ऑल दिस लाइफस्टाइल इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज स्पर्म्स, अंडे डिक्रीज हो रहे हैं। सो यही कारण है कि फर्टिलिटी ड्रॉप हो रही है और इसी वजह से हमें आईवीएफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जैसे रही कि है। डॉक्टर मनीषा आपने बताया कि एग भी कम बन रहे हैं, स्पर्म काउंट भी कम हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? अब इतने कम क्यों होते जा रहे हैं? या ये लाइफस्टाइल से जुड़ा है? ये देखो, दो चीज़ें हैं, एक आपका लाइफस्टाइल, एक दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो आज वो एनवायरनमेंट नहीं है जो हमारे नानी दादी के जेनरेशन में था। इवन जो क्रॉप्स भी ग्रो रहे हैं उनके ऊपर कितना वीडीसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है। तो आप जो खाना खा रहे हैं वो भी उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें इतने स्प्रेज हो रहे हैं, टॉक्सिन्स आ रहे हैं। उसी तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बिल्कुल। AQI की हम सब बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो व्हीकल्स हो गए, सब कुछ हो गया। तो देर आर 2 थिंग्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ। एक वो जो एनवायरनमेंट हमारे आजू बाजू का है, नंबर 2 जो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट है। तो मैम, जैसे ये स्पर्म काउंट अब कम हो रहे हैं, एग बनने कम हो रहे हैं, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? हाँ, अब वही की वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, एटलीस्ट इतना डाउनफॉल होने को तो रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बोलती हूँ जो मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ और जो मेरे हर पेशेंट को भी यही मैसेज मिलता है कि हमें इस चीज़ पे वर्क करना है। जैसे हमारे पास कोई भी इनफर्टिलिटी पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे आराम से समझाते हैं। तो नंबर 1 कि क्या हम खा रहे थे और हम अब क्या खा रहे हैं। मैं इवन अपने बचपन की बात करूं तो शायद महीने में कभी एक बार होता होगा जब कोई बाहर का खाना आता था या हम कहीं बाहर खाने जाते थे। बिल्कुल, ऑप्शन भी नहीं थे, आई थिंक। ऑप्शन भी नहीं थे। और आज हर घर में 1 मिनट में स्विगी, बिल्कुल। जोमैटो,
बिल्कुल। मतलब बच्चे रेडी ही नहीं है घर का खाना खाने को। सो जितना हम अपना खाना पीना खराब करते जा रहे हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स को खराब कर रहा है, इंटरनल मिलियो को खराब कर रहा है। तो वन इज फूड, कि हम कैसा खाना खा रहे हैं वो गड़बड़ कर रहा है। नंबर 2, हमारी नानी के घर में चक्की होती थी तो आटा एवरी डे वो पीसते थे। बिल्कुल पीसते थे। ऐसा भी नहीं था कि एक हफ्ते का पीस गया या 3 दिन का, मतलब रोज का ताजा आटा पीसते थे। तो कितना काम करते थे। आज कल की जनरेशन एब्सोल्युटली वर्क नहीं कर रही है। बिल्कुल मेड्स आ रही हैं, कर रही हैं, कर रही है। वो एक अलग ही बात है कि मेड्स भी वर्क नहीं कर रही हैं। हम्म। तो काम करना कम हो गया, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने से हमारी मसल स्ट्रेंथ, और हमारे लिए, क्योंकि भगवान ने ना इंसान को पाँव दिए हैं चलने के लिए, काम करने के लिए। और अगर हम याद करें जब फोर फादर्स थे, जब हम हंटर गैदरर थे, तो कितना काम करते थे, पहाड़ों पे रहते थे, ऊपर चढ़ना, इवन Physical पेड़ पे activity। चढ़ के फ्रूट्स उतार आना, सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी। तो वो फिजिकल एक्टिविटी का कम होना सेकेंड रीजन है। नंबर 3, वही पुराने ज़माने की बात करूं, हालांकि 6-7 बजे के करीब सारे लोग एक पेड़ के उसके बैठ जाते थे और गप्पे मारना, बॉयज़ अलग बैठे हुए हैं, गर्ल्स अलग बैठे हुए, तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम था। बिल्कुल। इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी लाइफ में, बट हैप्पी रहते थे लोग। स्पेशली जो लास्ट 2 डिकेड्स में हुआ है, लास्ट 10-20 सालों में सोशल मीडिया आ गया, सब कुछ हो गया, तो ऑल द प्रेशर इज कमिंग ऑन पीपल। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, ये एक रीज़न मेरे दिमाग में था कि, लेकिन आपने उससे पहले ही बता दिया कि स्ट्रेस जो है इसका एक कारण है, कि जो स्पर्म काउंट है और एग जो है वो कम बन रहे हैं उसका कारण। लेकिन हम स्ट्रेस रिलीफ कैसे रख सकते हैं खुद को? हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुआ है, बट इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आईवीएफ के पेशेंट्स आते हैं जिनका पहला बच्चा हम आईवीएफ से करते हैं, बिल्कुल। लेकिन नेचुरल कंसेप्शन हो जाती है सेकंड ये बेबी में। क्वेश्चन मैं लेने वाली थी बिकॉज क्योंकि देबीना बनर्जी जो टीवी एक्ट्रेस हैं, उनका बच्चा नहीं हो रहा था पहला, तो उन्होंने आईवीएफ ट्राई किया था, बट सेकंड टाइम उन्होंने नॉर्मल कंसीव किया। ये मेरे दिमाग में था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पहला आईवीएफ और सेकंड आपने नॉर्मली कंसीव तो कर बहुत लिया। सारे लोग सोचेंगे शायद डॉक्टर्स लालची हैं या बिल्कुल। धक्के से करें, बट इसमें एक बहुत गूढ़ सी बात यह है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और जितनी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उतना स्ट्रेस बढ़े जा रहा है। जितना स्ट्रेस बढ़ा है और प्रेगनेंसी ना होने का कारण बन जाता है। और जब आपके घर एक बच्चा आ जाता है तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हो और आप स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाते हो। तो इतना ज़्यादा रोल है खाने पीने, क्योंकि खाना पीना भी वही रहा उस पेशेंट का, उसके हस्बैंड का, बिल्कुल। एक्टिविटी लेवल भी वही रहा। ऐसा तो नहीं उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जिम ज्वाइन कर लिया बच्चा होने के बाद, बट सडनली स्ट्रेस कम हो गया। तो इवन कि देबीना बनर्जी ने तो आई थिंक 3 to 4 months बाद ही कंसीव कर लिया था। तो वी आर शॉक्ड कि हाउ इज पॉसिबल, कैसे हो गया ये? मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 15 साल बाद, 20 साल बाद एक बच्चा लिया या ट्विन्स हो गया, और फिर हम बाद में अबॉर्शन भी कर रहे होते हैं, मतलब कई बार लाइन ही लग जाती है। सो इतनी इम्पोर्टेंस है स्ट्रेस को मैनेज करने की। जैसे हम मैम नेचुरल कंसीविंग की बात कर रहे थे, क्या है एज लिमिट भी है कि इस एज लिमिट के बाद जो है नेचुरल कंसीव महिलाओं को नहीं हो पाता? देखो, एक चीज़ ये समझने वाली बात है कि जो गर्ल्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ एग्स लेके पैदा होती हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे उनकी एज एडवांस करती है उनके एग्स ख़त्म होते जाते हैं। बहुत शॉकिंगली, जब एक लड़की अपनी माँ की वूम से बाहर निकलती है उसके 50% एग्स फिनिश हो गए होते हैं, और जब तक वो पीरियड्स चालू करती है उसमें और कम हो जाते हैं। ओके। सो यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 या 2 अंडे वेस्ट हो रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 15 से 20 एग्स यंग एज में अगर रिक्रूट हुए, उनमें से एक मैच्योर होगा और बाकी वेस्ट हो जाएंगे। ओके। सो ये बात बिल्कुल सही है कि एक एज के बाद एग्स काफ़ी कम हो जाते हैं,
कितनी एज है कि टेंशन लेनी चाहिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये वेरी करती है। बट हाँ, एक नॉर्मल लड़की को 30 के बाद सोचना शुरू कर देना चाहिए कि क्या उसका एग स्टॉक ठीक है कि नहीं है। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है AMH। ओके। नॉर्मल AMH 2 to 4 अगर है तो टेंशन की बात नहीं है, बट अगर हम इससे कम में जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अभी शादी नहीं प्लान कर रहे या बच्चा नहीं प्लान कर रहे तो एग फ्रीजिंग आप प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत सुना है मैंने। जैसे हम बॉलीवुड एक्ट्रेस का सुनते हैं कि उन्होंने पहले ही अपने एग फ्रीज करवा लिए हैं। काफ़ी सारे नाम हैं, एकता कपूर, मोना सिंह, प्रियंका चोपड़ा का नाम भी आया था कि ये सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं पहले ही अपना एग फ्रीज करवाती हैं। मैं इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हूँ और ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हमने लेट प्रेगनेंसी करनी है तो एग फ्रीजिंग किस एज में करवा लेनी चाहिए। मैं ऑलरेडी यही बात बता रही थी कि हर लड़की जो, क्योंकि पुराने ज़माने में मैरिज की एज 21 to 25 थी, अगर आप 25 अबव जा रहे हैं या 30 अबव जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी मैरिज डिलेड है या मैरिड हैं आप और आपको लग रहा है अभी बच्चा पैदा करना के लिए राइट टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि अभी अपने करियर में आगे जाना है या व्हाटएवर, तो एक AMH लेवल टेस्ट करा सकते हैं। अगर वो AMH थोड़ा सा कम हो रहा है तो यू कैन थिंक अबाउट एग फ्रीजिंग। बट हाँ, 30 के बाद डेफिनेटली सोचना चाहिए। 35 अगर एज हो गई है तो बिल्कुल नहीं वेट करना है, बिकॉज कारण ये नहीं है कि एग्स कम हो रहे हैं, DNA फ्रैगमेंटेशन बढ़ रहा है, उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। तो अगर हम आज फ्रीज कर रहे हैं और उनको वापस निकाल ही नहीं पा रहे फिर फ़ायदा नहीं है। तो राइट एज बहुत ज़रूरी है एग फ्रीजिंग की। जो हम एग फ्रीजिंग एंड जो हम करवाते हैं ये काफ़ी साल पहले अगर रखा है तो बाद में वो बेबी जो करती है क्या उनमें कुछ कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं? नहीं। ये क्वेश्चन जानना हमारी जनता के लिए भी, हमारे व्यूअर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल नहीं ठीक है कि एग्स वापस ठीक ठाक निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर एग क्वालिटी अच्छी है तो चाहे आप उनको 10 ईयर्स के बाद निकालो चाहे 20 ईयर्स के बाद, वो वहाँ सेफ पड़े हैं। हम उनको जो फ्रीज करके रखते हैं वो -196 डिग्री में रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ओके। तो जिस दिन उनको बाहर निकालेंगे वो बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे फ्रीज किया था। जैसे फ्रीज थे। यस, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि 10 साल लगा रहे हैं आपने यहाँ, बट हाँ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने 50 ईयर्स तक IVF को ओके माना है, आफ्टर 50 नॉट अलाउड है। ओके, मतलब जिसने अगर एग फ्रीजिंग करवानी है तो उसकी भी एक एज है। अगर IVF, आई थिंक IVF की भी एक एज, IVF की ही एज की बात कर रही हूँ कि 50 ईयर्स तक आप ले सकते हो। ओके, मतलब वैसे अगर हम लोगों को एक साइड पे कर दे तो क्या पॉसिबल है कि 50 के बाद भी? यस यस यस, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ बनाना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि लोग 60 की एज में भी IVF कर रहे थे, प्रेगनेंसी दे रहे थे 70 की एज में भी। बट आप अगर एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी टेक केयर भी कर सकें। 70 की एज के बाद पता चले मदर को 2-3 साल में कुछ हो जाए तो दिस इज़ नॉट ओके, इसलिए ये एक रूल बनाना पड़ा। अभी कंसीविंग की बात हो रही थी तो मैं ना एक बार ये जानना चाहूँगी कि कंसीविंग होती कैसे? पीरियड सर्कल के बाद जो साइकिल है उसके कितने देर बाद जो है कंसीव के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? मैं इसको ऐसे नहीं समझाऊंगी क्योंकि हर एक का सर्कल अलग हो सकता है। बिल्कुल। कोई गर्ल्स होती हैं जिनका 28 डेज साइकिल है, कोई गर्ल्स का 35 डेज भी हो सकता है, 40 डेज भी हो सकता है और किसी का 21 डेज भी हो सकता है। ओके। तो ये सब कुछ नॉर्मल है अगर उसका खुद का रेगुलर है तो। जी। बट ओव्यूलेशन के कुछ साइंस हैं। ओव्यूलेशन मतलब एग जब मेच्योर हो रहा है और रिलीज हो रहा है उसके कुछ साइंस होते हैं। नंबर 1, उस समय लेडीज़ का डिस्चार्ज थिन और इलोंगेटेड हो जाता है, ऐसे लेस जैसा। जैसे बिल्कुल। तो ये एक वन साइन है कि ओव्यूलेशन अराउंड है। कुछ लोग टेम्परेचर अगर चेक करें तो 1 डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब अभी ओव्यूलेशन हुआ है। ओके। एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस टाइम पे ओव्यूलेशन के अराउंड लेडी की अर्ज टू हैव इंटरकोर्स भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी वजह से
दिस इज रिप्लेसमेंट फॉर टेस्टोस्टेरॉन। मतलब मेल्स में जो टेस्टोस्टेरॉन है वो लेडीज में ईस्ट्रोजन है, तो जब वो पीक पे होता है तो शी फील्स लाइक हैविंग। और आजकल बाजार में एलएच सर्च किट्स भी आ रही हैं, बिल्कुल जिसमें आप यूरिन ड्रॉप डालो, जब 2 लाइंस आएंगी बिल्कुल। तो इसका मतलब एक तो ओव्यूलेशन उस समय हो रहा है, और एक और तरीका है कि हम जो पीरियड आने की डेट है उससे -14 डेज काउंट करें। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ, अगर मेरा पीरियड साइकिल है 26 डेज का है तो है। मुझे 12th डे के अराउंड ओव्यूलेशन होगा। ओके, अगर किसी का 28 डेज का है तो उसको 14th डे के अराउंड ओव्यूलेशन। यानी कि हम माइनस करें days माइनस को। करना है पीरियड आने वाली डेट से, जो डेट को पीरियड आया उससे नहीं। ओके, ठीक है। मतलब आप जब नेक्स्ट पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मान लो किसी का 35 डेज साइकिल है बिल्कुल तो उसका ओव्यूलेशन 21 डेज के अराउंड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गई मैं। जैसे आप कह रहे हैं कि पीछे से हमने काउंट करना है और इतने डेज को हमने माइनस 14 कर days। देना है, ठीक। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज है प्रोलिफरेटिव, जब एग बन रहा होता है। बन रहा होता है। दूसरी फेज है सेक्रीटरी फेज, जो फिक्स्ड फेज है, जो प्रोजेस्ट्रॉन वाली फेज है। तभी मैं बोल रही हूँ 14 डेज वो फिक्स्ड ही है। मैम, इनफर्टिलिटी की बात हो रही है तो हमेशा क्या होता है कि महिला को ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। क्या मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी है, या ये दोनों इक्वल हैं, या फीमेल ही ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए? ये ना बहुत ज़्यादा इंडिया में तो टैबू है ही कि मेरे पास बहुत सारी सासू माँ आ जाती हैं, हस्बैंड आते ही नहीं है। और अगर आप लिख के दो कि हस्बैंड का टेस्ट कराओ तो 5-5, 6-6 विजिट तक वो टेस्ट ही नहीं हो रहा है। इसका एक कारण ये है कि मेल्स क्या सोचते हैं कि अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं और परफॉर्म कर रहे हैं तो वो फर्टाइल है। ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका एक्चुअल जवाब ये है कि फीमेल मेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, बिल्कुल इक्वल। मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी कम नहीं। ओके। और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं जहाँ दोनों का थोड़ा थोड़ा सटल फैक्टर है, यानी कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेल प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल है, कहीं कहीं फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 30 to 40% केसेस में थोड़ा सा मेल और थोड़ा सा फीमेल। ओके। तो जब भी हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना होता है। इंटरेस्टिंगली मान लो किसी का स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम है, लेकिन फीमेल फर्टिलिटी एकदम बढ़िया है, तो हो सकता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ही ना हो। यानी एक में थोड़ी सी कमी है और दूसरा हाइपर है तो वो टेक केयर हो जाती है। उसी तरह मान लो कोई लेडी ओव्यूलेट ही नहीं करती या बहुत मुश्किल ओव्यूलेट करती है 5-6 महीने बाद, लेकिन मेल का स्पर्म बहुत अच्छा है तो वो वहीं पे हिट हो सकता है। बिल्कुल। तो यूजुअली जब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा दोनों का रोल है। मैम, जैसे आपने बताया कि दोनों का रोल है, अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है महिला को तो उसे अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए, जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल पूरा चेंज करिए। क्या इसके ट्रीटमेंट भी हैं कुछ अवेलेबल? ट्रीटमेंट तो सारी अवेलेबल है। आज की डेट में एक भी लेडी ऐसी नहीं है जो कह सके कि मुझे बच्चा चाहिए और नहीं होगा। मैक्सिमम क्या है कि हमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी क्या होता है कि जैसे 40 इयर्स अबव की लेडी आ गई, एग नहीं बन रहा है तो डोनर एग्स भी लेके लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बट हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि डाइट तो डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि डाइट का रोल खाली आपकी बॉडी का सिंपल मेकअप में नहीं है, आप कैसे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना चाहते हो वो भी यू कैन स्टार्ट विद डाइट। हमारा ब्रेन और इंटेस्टाइन कनेक्टेड है बहुत सारे न्यूरॉन्स से, तो आप क्या खाते हो वैसा आप फील करते हो। तो अगर मुझे 4-5 बातें बतानी पड़े जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको कि खाने में क्या क्या चेंज लाना है, तो कुछ कुछ ऐसा खाना होता है जिनको हम इन्फ्लेमेटरी फूड बोलते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन या आपकी बॉडी में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। तो 2 या 3 चीज़ें हैं जिनको छोड़ना है। नंबर 1,
मैं अपने पेशेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ कि अब मीठा खाएंगे तो प्रेगनेंसी आने के बाद, क्योंकि शुगर बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। नंबर 2, वीट और वीट प्रोडक्ट्स जैसे मैदा, बाहर का खाना खाना बिल्कुल छोड़ दो, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सब कुछ, और पैक्ड फूड, ये 3-4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल छोड़नी है। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है, तो इसके लिए एक, जैसे मैंने बोला, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हो गए जैसे सीड्स, नट्स, इनको रात को सोक इन करके इससे ब्रेकफास्ट चालू करें। फाइबर डाइट, सैलेड्स खाने हैं। कुछ हमारे इंडियन हर्ब्स भी हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसमें सिनेमन, दालचीनी, बिल्कुल पानी में डाल लो या चाय में डाल लो, और हल्दी जो हमारे इंडियन घरों में बहुत कॉमनली यूज़ होती है। तो तुलसी का पत्ता। अब मैं यहाँ पे ये बात बताती हूँ कि देखो, पुराने ज़माने में हमारे घरों के बाहर तुलसी लगी होती थी। बिल्कुल। क्या पर्पस था कि आते जाते उसके उस सांस लेने से ही इतना वो आप इतनी हेल्दी रहते powerful थे, है। आप हेल्दी रहते थे। और लड़कियों को स्पेशली सिखाया जाता था कि आपको तुलसी की पूजा करनी है। पर्पस ये नहीं था कि तुलसी भगवान है, पर्पस ये था कि उस ज़माने में लड़कियों की डाइट थोड़ी सी कम रहती थी। जब खाना स्क्वेस था तो मेल्स को ज़्यादा दिया जाता था, लड़कियां लास्ट में खाती थी, कि वो हेल्दी रहें। तो इसके लिए पूजा करने के बहाने जब वो खड़ी होंगी तो वो सांसें आएंगी, वो ऑक्सीजनेट होएगी। तो तुलसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक रीज़न है इसका। साइंटिफिक है, आज कितनी सारी मेडिसिन में तुलसी ऐड हो रही है। बिल्कुल जी। तो ये चीज़ें हैं जो उनको अपने खानी है। बट अब मैं फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बोलती हूँ कि एक बार एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने डॉग्स को आधे आधे में बांट लिया। तो आधे डॉग्स को बहुत न्यूट्रिशियस खाना दिया गया और आधे डॉग्स को कुछ ऐसा समझो कि पॉइजनस खाना दिया गया। लेकिन जिनको न्यूट्रिशियस दिया जाता था उनको धक्का मार के एंड नॉट टेकिंग केयर, और जिनको पॉइजन दिया जा रहा था उनको बहुत लव के साथ दिया गया। के साथ जी। तो थोड़े दिन में देखा कि वो उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो खाना हम क्या खाते हैं उसका ये इम्पोर्टेंट वो है, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। आप जब खाना खा रहे हो, या वाइफ हस्बैंड के लिए खाना बना रही है, घर के लिए खाना बना रही है, माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है, तो उस समय आपके कैसे विचार हैं। तो वो कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न तो वैसा बनेगा मन, यस, और वैसा ही रहेगा तन। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगी कि जब भी खाना बनाओ बहुत पॉजिटिविटी के साथ बनाओ। बी ग्रेटफुल कि तुम्हारे घर में वो खाना है जो तुम बना रहे हो, ताकि पूरे के पूरे परिवार की हेल्थ उसकी वजह से अच्छी रहे। माय मदर, मेरी मम्मा, हम लोग थोड़े से ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस थे, तो मेरी मम्मा हमेशा कुछ मंत्र जाप करते हुए खाना बनाती थी। सो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, बिकॉज आई डोंट कुक, मैं बिज़ी हूँ, बट मैं अपने बच्चों के लिए जब पानी भरती हूँ तो मैं हमेशा उसमें ब्लेसिंग्स डालना पसंद करती हूँ। जी। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रोफेशन के साथ आध्यात्मिक भी हैं, तो पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है ये इस आपकी बातों से झलक रही है कि हम सब खाना खा रहे हैं लेकिन पॉजिटिविटी के साथ खाना कितना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो आजकल बहुत प्रॉब्लम आ गई है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज में आप देखो खाना खाते हैं मोबाइल साथ होता है। बिल्कुल, ये मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ नहीं सभी घरों में ये प्रॉब्लम होगी। बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल देखे बिना वो खाना नहीं खा रहा, और गैजेट का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि क्या ये गैजेट भी स्पर्म काउंट या एग्स में इफ़ेक्ट करते हैं। ये तो आप समझो कि पूरा ना जो समाज ख़त्म होने पे आ रहा है ना, या उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया कि एकदम जो स्पर्म काउंट फॉल हुआ वो हुआ 2013 या 2011 में। सोशल मीडिया और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो गई थी, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई होना, तो एकदम सडनली जो स्पर्म काउंट कम हुआ है। कोविड के बाद सडन फॉल, क्योंकि कोविड के बाद हर बच्चे के भी हाथ में एक मोबाइल आ गया। था बिल्कुल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर फैमिली को, हर लेडी को अपने रूल्स बनाने हैं। जैसे हमारे घर में डिनर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे फ़ोन अलाउड नहीं है।
तो हम अलाउ नहीं करते, जब खाना खा रहे हो तो आपस में बात करो। बिल्कुल। सो कुछ ना कुछ रूल्स हम सबको बनाने पड़ेंगे। इसी तरह मैं हमेशा अपने कपल्स को बोलती हूँ कि 8 AM के बाद बेडरूम में फ़ोन मत ले जाओ। बेडरूम में हस्बैंड वाइफ रहने चाहिए, फ़ोन नहीं। यूजुअली क्या होता है कि एक जना अपना देख रहा है, दूसरा जना अपना देख रहा है, एंड दिस इज़ हाउ दे स्लीप। और इसकी वजह से स्लीप भी डिस्टर्ब होने लगी है। बिल्कुल। और स्लीप डिस्टर्ब होने से अगेन हार्मोन सारे गड़बड़ हो रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है। नहीं, हार्मोन्स ही गड़बड़ हो रहे हैं। जो Okay. बेस्ट टाइम टू स्लीप है वो है फ्रॉम 10:30 to 4। 4 के बाद जागोगे तो चलेगा। हमारे यहाँ तो सोए लोग 2 बजे 4 बजे रहे 1 हैं, बजे 2 बजे। तो इससे सारे के सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब तो हो मैम जाते हैं। आपकी इसी बात से मेरे को एक क्वेश्चन आया कि कुछ लड़के ऐसे जो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो क्या उनकी इस पर लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा डेफिनेटली। तो अमेरिका तो वहाँ पे बैठा हुआ है, आराम से एंजॉय कर रहा है, पर हमारे यहाँ लोग रात को लगे पड़े हैं। वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं जो रात को नाइट ड्यूटी कर रहे हैं? वो अगर किसी की ये समस्या ही है कि वो नाइट ड्यूटी उनको करना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुद को कैसे मेंटेन करें? उनको बहुत सारे और तरीके करने पड़ेंगे अपने अपने हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करने वाले ऐसे तरीके, जिससे कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक स्ट्रेस तो दे दिया है अपनी लाइफ में, रात को नहीं क्योंकि सोने मुझे वाला। लगता है कि सोने के लिए रात बनी है तो काम करने के लिए दिन बना है, लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं। तो सुबह क्या नींद भी डिस्टर्ब हो ही रही है, क्योंकि वैसी नींद तो नहीं आएगी। नहीं, हाँ, तो सिर्फ स्पर्म काउंट पे नहीं, इवन की और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत अच्छा जॉब तो नहीं है नाइट में जॉब करने वाला। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि देखो, पहले में भी तो ऐसा होगा ही कि कोई रात को चौकीदार भी काम करता होगा, तो फिर आपको ही सीखना होगा कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करो। मतलब इवेंचुअली जो भी सिचुएशन दी जाती है, मैन एवोल्यूशन हुई है, तो आदमी को हमेशा अपने आप को जैसी भी सिचुएशन आती है कोप अप करना आ जाता है। तो और क्या क्या तरीके हैं कि वो अपने हैप्पी हार्मोन्स जनरेट कर पाए, उनको वो देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैम आपने बताया कि लो काउंट है, किसी मेल में बिल्कुल ही लो काउंट है या नील काउंट है, तो क्या वो अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हर जगह से ये बोल दिया गया होता है कि नील काउंट है तो तुम बाहर से डोनर स्पर्म ले लो। इनफैक्ट मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका IVF किया डोनर स्पर्म लेके, लेकिन हमने चेक किया तो अंदर स्पर्म्स बन रहे थे, बट ब्लॉकेज की वजह से बाहर नहीं आ रहे थे। तो ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको टीज़ा बोलते हैं, जिनसे उनके टेस्टिकल्स में से स्पर्म्स निकाल के हम IVF के थ्रू बच्चा दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लॉकेज को समझना चाहूँगी, ब्लॉकेज कैसे? मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिकल्स में जी, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से, यानी उनके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से टेस्टिकल्स में स्पर्म्स बन रहे हैं। बट स्पर्म्स अगर टेस्टिकल में बनते हैं तो वो बाहर आते हैं एक पतली सी ट्यूब के थ्रू, एपिडिडमिस से। बिल्कुल। अगर एपिडिडमिस में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज कंजेनिटल भी हो सकता है, यानी जन्म से भी हो सकता है, वो ब्लॉकेज किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ओके। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, उनमें इन्फेक्शन की वजह से उनकी ट्यूब ब्लॉक हो गई, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल है। तो मेल्स कैसे जानेंगे कि उन्हें ये ब्लॉकेज है कुछ, उसके बाद क्या टेस्ट वगैरह है जो कराने हैं, कैसे वो समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम? ओके, सो 2 कंडीशंस हैं जहाँ पे या तो हार्मोन बहुत कम है, यानी हार्मोन यहाँ से रिलीज ही नहीं हो रहा है, जी, उस कंडीशन में भी स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन बन सकते हैं अगर हम वो हार्मोन्स बाहर से सप्लाई करें। या अगर ब्लॉकेज है तो एक सिंपल टेस्ट जो है वो है सीरम FSH। आदमियों को अपना FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक कराना है अपने ब्लड से। बिल्कुल। अगर ये हार्मोन बहुत कम आता है, बहुत कम मतलब 2 या 1 से कम है, तो यानी उनके अंदर वो हार्मोन नहीं है, तो उनको बाहर से वो हार्मोन देके उनके स्पर्म्स बनाने शुरू कर सकते हैं। और अगर ये हार्मोन नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 4 to 8 9 तक,
तो मतलब उनके स्पर्म्स बन रहे हैं, टेस्टिकल्स में उनके स्पर्म्स हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। बहुत बार हार्मोन नॉर्मल होता है, लोग क्या करते हैं टेस्टिकल में नीडल डलवा लेते हैं या बायोप्सी करा लेते हैं ओके। जस्ट टू चेक कि स्पर्म है कि नहीं है। ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ये जो नीडल डलवाना या स्पर्म्स चेक कराना ये ऐसे ही सेंटर में होने चाहिए जहाँ पे अगर मान लो स्पर्म्स आ गए तो उनको साथ साथ फ्रीज कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगली बार स्पर्म्स ना मिले, ओके। क्योंकि आपने नीडल डलवा दी तो स्पर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। ओके। तो बहुत कॉमनली मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ भी देखा है कि जैसे स्पर्म नहीं आते वो बोल देते हैं FNAC करानी है। दिस इज समथिंग जो मेल्स को नहीं करानी है, जस्ट टू चेक कि स्पर्म्स है कि नहीं है। स्पर्म्स को चेक करना है कि है कि नहीं है, सीरम FSH चेक कराओ, ओके। नॉर्मल लेवल पे है तो मतलब है ही है, निकलेंगे ही निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी क्योंकि मेल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म कैसे जो है एक्टिवेट कर सकते हैं या कौन सा टेस्ट जो है वो ज़रूरी है। मैम जैसे हमने बात करी है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाना कैसे है, ये मैंने पढ़ा था कि क्रोमोसोम X बढ़ रहे हैं और Y कम होते जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसको मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। क्रोमोसोम X बढ़ नहीं रहे, बट हाँ साइज ऑफ Y क्रोमोसोम ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स साइज छोटा हो रहा है। ओके, मतलब Y जो है वो छोटा हो होता रहा जा है, रहा है। साइज छोटा हो रहा है। Y में DNA कम होता जा रहा है, क्रोमोसोम्स कम होते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि मतलब दिस हैज बीन हैपनिंग बहुत सालों से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं कि कहीं लड़के होने बंद तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर लड़के होने बंद हो गए, इसमें ना ये नहीं है कि यस लड़कियां होंगी, पर लड़कियां होंगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इवेंचुअली तो वो लास्ट जनरेशन होगी। तो बहुत अच्छे से स्टडीज हुई हैं, इनफैक्ट एक रॉडेंट्स में भी स्टडी हुई है जिसमें Y क्रोमोसोम उनका खत्म हो गया, फिनिश हो गया, ओके। लेकिन जो मेल डिटरमाइनिंग उसमें फैक्टर था वो किसी और क्रोमोसोम ने ले लिया, वो काम किसी और क्रोमोसोम ने ले लिया। Y का काम Y क्रोमोसोम का काम किसी और क्रोमोसोम ने ले लिया। ओके। सो मुझे ऐसे लगता है कि कोई डरने की बात नहीं है, ये सृष्टि चलाने का काम परमात्मा का है और उसको पता है कि ये कैसे होगा। जी। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग टू बी वरिड। ये जो चेंजेस है ना, ये ओवरऑल जनरेशन से आ ही रहे हैं। वाई क्रोमोसोम आपने बड़ा बड़ा हो गया नहीं, बट वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है। ओके। सॉरी एक्स क्रोमोसोम X स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जो Y है वो छोटा वो होता जा रहा स्मॉल है। हो रहा है, वो स्मॉल हो रहा है। बट एक्स के स्ट्रॉन्गर होने से मेल्स को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी एक एक्स तो है ही। X तो है ही है। यस, इट इज नॉट जस्ट एक्चुअली बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है वाई क्रोमोसोम। Y जी। अगर दोनों एक्स हैं, मतलब सारे के सारे ह्यूमन बींग्स लड़की होने के लिए पैदा हुए थे, अनटिल एंड अनलेस उनमें वो वाई क्रोमोसोम से फैक्टर्स आए जिसने उसको मेल बना दिया। जी। सो एक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ। तो उसके स्ट्रांग होने से, हेल्दी होने से सबकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, तो इसको नेगेटिव वे में नहीं ले। और जहाँ तक वाई क्रोमोसोम छोटा हो रहा है, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। ओके। या मैम जैसे ये क्वेश्चन लेते रहते ना, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन और आया कि जैसे ना कंसीव करने की बात आती है ना, तो मैं बहुत छोटी थी तब से सुन रही कि वज़न जो है ना वो कम होना चाहिए, मोटी लड़कियों को कंसीव करने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो बहुत हेल्दी होते हैं फिर भी आसानी से कंसीव हो जाते हैं, ये कैसे? देखो, जहाँ तक मोटापे की बात है, तो मोटापा लड़कियों के लिए लड़कों के लिए इक्वली हार्मफुल है। मोटापे से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है। ओके। तो हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी रखना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। इसके लिए मैं एक और चीज़ भी बोलती हूँ, क्योंकि आई वॉज कमिंग टू 3 फैक्टर्स की एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। बिल्कुल। तो मेरे पास अगर कोई पतली लड़की आए या मोटी लड़की आए, मैं हर एक को बोलती हूँ कि अपने लाइफस्टाइल में एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करो। मोटी लड़की को इसलिए नहीं इनकॉर्पोरेट करनी कि वो पतली होए,
इसलिए करनी है कि वो हेल्दी रहे। इंटरेस्टिंगली ये बात है कि एक स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया कि अगर कोई मोटी लड़की रेगुलर एक्सरसाइज करती है तो वो उस लड़की से ज़्यादा जिएगी जो कि पतली है, फिट है, बट एक्सरसाइज नहीं करती। सो एक्सरसाइज की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी फर्टिलिटी के लिए भी, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए भी। बिकॉज हमने पहले भी बोला कि शायद भगवान ने यही बनाया था कि हमें पेड़ नहीं बनाया कि हम कहीं पे स्टैंड होके बैठ जाएं। और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन एक चेयर पे बैठी हुई है, कंप्यूटर के आगे काम कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट है कि मूव करना, जिसके लिए चाहे जिम जाओ जी। और मैं बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों को वो बोलती हूँ कि एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर जिम जाएं तो कार्डियो से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस है। ओके। नंबर 2, प्राणायाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जिसके बारे में बाबा रामदेव बहुत बात करते हैं। इससे क्या है कि हम ऑक्सीजनेट करके अपने आप को प्रॉपरली और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपरली बाहर निकाल के अपने आप को फिट कर सकते हैं। आज की डेट में इतने सारे फेशियल्स हो रहे हैं, ऑक्सीजिनोथेरेपी जी। ऑक्सीजन से, हाइपर ऑक्सीजनेशन से कैंसर्स को भी क्योर किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन की वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल है। योग कौन कौन सा करने चाहिए जिससे हमारी जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सकती है? इसके टिप्स आप थोड़े से बताइए जो योग से जुड़े हों। देखो, अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो ऐसा योग या ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें पेल्विस, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये इन्वॉल्व होगा तो नेचुरली वहाँ की वैस्कुलैरिटी बढ़ेगी। एक कीगल्स एक्सरसाइज है जो हर लड़के को करनी चाहिए, इवन चाहे प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ओल्ड एज आ गई है, ताकि वो पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। बिकॉज हम कहीं पे भी किसी जिम में जाते हैं तो पूरी बॉडी का तो ध्यान कर लेते हैं, आज लेग डे है, आज चेस्ट डे है, आज शोल्डर डे है, बट पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की कोई बात नहीं करता जी। तो कीगल्स एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने पेल्विस को टाइट करते हैं जी। 1 2 3 10 तक काउंट करके रिलैक्स। सो ये एक्सरसाइज हर इंसान को करनी चाहिए। कितने मिनट के लिए करनी चाहिए पर डे? जैसे मैंने 10 काउंट वाला बोला तो आप 10 टाइम्स दिन में 3 बार कर ले तो गुड इनफ है। मेरी एक्सरसाइज पेशेंट्स के साथ हो जाती है। जैसे मैं किसी पेशेंट को बताती हूँ कीगल्स करो, इनफैक्ट जब मैं आपको पहली बार बता रही थी कीगल्स तो मेरे अपने आप ही पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो आई मीन समझाते समझाते खुद ही होने लगती है ना, यू नोटिस ना? या सो दिस इज वेरी वेरी, इनफैक्ट माना गया है कि जैसे एक एज के बाद सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है बॉयज़ की, गर्ल्स की, तो उस समय में कीगल्स एक्सरसाइज उसके लिए हेल्पफुल है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स के लिए। मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी उनको यूरिन करने में प्रॉब्लम आ जाती है 40 एज के बाद। उसी तरह यूरिन की प्रॉब्लम आ जाती है मीनोपॉज में, गर्ल्स को यूरिन लीक हो जाता है। जी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम सुनी है मैं, जो 50 प्लस। तो ये कीगल्स एक्सरसाइज आपके पूरे वजाइना को ही नहीं, रेक्टम को और यूरिन वाले एरिया को पूरे को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। जी जी। वजाइना से मुझे याद आया कि हम पीरियड्स के दिनों में जैसे पैड यूज़ करते हैं, तो अब मैं सुन रही हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप ज़्यादा हेल्दी हैं। ये कितने हेल्दी हैं पैड्स, या क्या यूज़ करें, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैम हमें बताएं। मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेवोल्यूशन है जो मुझे लगता है लोग लाए। मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के दिमाग में ये है कि ये हमारे लिए मतलब हाइजीनिक नहीं है या इन्फेक्शन हो जाएगा हमें, ये थोड़ा डर है। नहीं, इनफैक्ट कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हमारे ज़माने में क्यों नहीं आया था। ओके। या सो मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वो हाइजीनिक है कि नहीं हाइजीनिक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने मेंस्ट्रुअल कप को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, पूरे मेंसेस के बाद उसको नाइसली क्लीन, क्योंकि सिलिकॉन के कप्स आते हैं, तो बहुत हेल्दी हैं, बहुत सेफ हैं, गर्ल्स के लिए लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो गई है।
टैम्पून से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब लोग टैम्पून्स अंदर डालते हैं तो थोड़ी देर बाद जैसे वो ब्लड से फिल हो जाता है, तो ब्लड एक सोर्स ऑफ सबसे बड़ा कल्चर मीडियम है, यानी ब्लड की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जब हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ इन्फेक्शन। जी। तो यंग गर्ल्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ टैम्पून्स थिंक अबाउट मेंस्ट्रुअल कप। किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वो 2 कप ले ले, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अराउंड 500 में आपको एक मेंस्ट्रुअल कप मिल जाता है, विच जो बहुत बहुत टाइम तक चलता रहेगा, मे बी ईयर्स एंड ईयर्स तक। ओके, सिलिकॉन का बना हुआ है, या एक सिलिकॉन कप जो है आप 1 ईयर से आराम से आराम से आराम से आपको जस्ट उसको क्लीन करना है। आपके घर का एक चम्मच है जी, तो आप वो चम्मच वॉश करते हैं, इट्स गुड। आज किसी ने यूज किया, कल किसी ने यूज किया, बट उसको धो लिया तो एक तरह से हम पैड्स वाली बचत भी कर लेंगे। आप खाली पैड्स की बचत नहीं कर रहे, आप एनवायरनमेंट को कितना सेव कर रहे हो। बिल्कुल। आप देखो कितने पैड से कितनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो डिस्पोजेबल ही नहीं है, प्लास्टिक्स हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पैड्स के ऊपर वाली लेयर होती है विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल, कहीं ना कहीं वो फील इचिंग, आई थिंक मेरे को इरिटेशन जैसे फील होता है कभी बार कि अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली हमें लगता है कि ये इचिंग इसकी वजह से हो रही है, तो वो जो मेंस्ट्रुअल कप है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। नहीं होगी। अभी हमने क्योंकि पैड्स की बात की तो एक पॉइंट जो मुझे दिमाग में आया कि आजकल कोई भी बच्चा पैदा होता है तो लोग हगीज़ यूज़ करते हैं। बिल्कुल। ये हगीज़ ना बिल्कुल अच्छे नहीं है। मेल्स के टेस्टिकल्स को भगवान ने बॉडी के बाहर क्यों बनाया पता है? कभी सोचा है ये बारे में? नहीं, मेरे को एक दो बार मैंने सोचा भी, तो मुझे लगा कि हिचकिचाहट में मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि कोई सोचेगा तेरे दिमाग में ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये कैसा आया? क्योंकि टेस्टिकल्स को फंक्शन करने के लिए 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, यानी टेस्टिकल्स को 2 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए। जी। ओके। अब जब हम छोटे से बच्चे को हगी पहना देते हैं, हगी में वो सुसु कर रहा है, वो पॉटी कर रहा है। बिल्कुल। और उसमें प्लास्टिक शील्ड है बाहर, अंदर भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो जब आप हगी खोलते हो आप रियलाइज़ नहीं करोगे उसका कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से जो आज का बच्चा है वो 15-20 साल बाद जब उसको स्पर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, पता चलेगा कि ये जनरेशन में स्पर्म काउंट वहीं से ही कम होने शुरू हो गए हैं। तो मैं कहीं पे भी टॉक देने जाती हूँ हमेशा बोलती हूँ टाइम टू ब्रिंग बैक लंगोटी। पहले वाला ज़माना जो था, इवन कि अब भी जो दादी नानी है वो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन की मदर को वो कहती हैं कि हगीज या फिर डाइपर्स जो है वो कम यूज़ करें। तो यही बात डिस्कस होती है, लेकिन ये जो रीज़न है इसका वो मुझे आज पता चला है कि क्या रीज़न है मैंने इसका। ना इनफैक्ट कई बार बोला लोगों को, तो प्रॉब्लम क्या आती है क्योंकि मेरा टाइम पुराना था तो मैं तो आई हैव नेवर यूज्ड हगीज़ फॉर माई चिल्ड्रन इतना ज़्यादा, मतलब अगर पूरा एक पैकेट यूज़ किया उनके पूरे बचपन में इतना ही। तो लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि रात को बच्चा रोता है, गीला होता है, बट हम उसको फील ही नहीं होने देना चाहते। इट इज़ नॉट ओके। एक माँ का काम है कि अपने बच्चे की नीड के साथ अगर उसको है ज़रूरत तो उठ के उसकी डाइपर या वॉटेवर जो भी वो पहने खड़ा है उसको चेंज करना। बहुत सारे बच्चों को डाइपर से रैशेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अगर मजबूरी में किसी को लगाना भी पड़ रहा है तो वो कितने टाइम के बाद चेंज कर दे? 1 आवर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, 1 आवर तो नहीं। देखो नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं वो 4-5 घंटे लगाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो रात को पहनाते हैं तो वो सुबह आके ही उतारते हैं। बट मैं इस चीज़ के लिए जब हाँ ही नहीं कर रही, आप मुझसे हाँ मत कराओ। आई थिंक मुझे लगता है कि रात को तो फ्री होकर ही बच्चे को सुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब मैं अपनी बेटे की बात करूँ तो मैंने उसको नहीं यूज़ करा, क्योंकि मैं जब भी उसको यूज़ करती तो वो रोने लगा था। वेरी गुड। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। जब हम पहली बार शायद हगी यूज़ करते हैं ना तो बच्चा रिजेक्ट करता है, लेकिन तब हम उसकी पुकार नहीं सुनते, इतने में उसको आदत हो जाती है। बिल्कुल, मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि क्योंकि मैंने ना बच्चे को, अपने बेबी को
सुसु की आदत डाली थी, तो अब क्या है कि वो जब भी सुसु आता है तो मुझे बताता है, रो के बताता है, लेकिन वो बीच में नहीं करेगा, वो मुझे वेट करता है कि मेरे को करवाओ। तो ये आदत मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें कि हाँ, इसको मैं कहीं भी लेकर जाऊंगी ना तो ये बीच में सुसु नहीं करने वाला। तो ये क्वेश्चन था ना हमारा, ये बहुत सारी लेडीज़ के लिए मददगार होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो डायपर यूज़ करते हैं, और आई थिंक 3 to 5 ईयर तक तो होता ही होता है। तो आप सोचिए कि जन्म से लेकर 5 ईयर तक बच्चा एक बार ना हर माँ और बाप सोच ले इस बारे में कि जब हम डायपर यूज़ कर रहे हैं उसके स्पर्म काउंट जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब बहुत ज़्यादा लो होने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं, या आप थोड़ा सा अपने ऊपर लोड लेने को तैयार हैं दैन कि उसको लॉन्ग टर्म में आप हार्म करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आजकल लैपटॉप्स रख रहे हैं लोग यहाँ पे। बिल्कुल नॉर्मल है ये कि लैपटॉप अपने थाइस पर रखा हुआ है, तो घंटों ऐसे इसी पोजीशन में बैठकर लैपटॉप यूज़ हो रहा है। तो ये भी टेस्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। डाइट गारमेंट्स अगर आप पहन रहे हैं जिससे कि टेस्टिकल्स अंदर पुश हो रहे हैं, ये भी बढ़ा रहा है टेम्परेचर को। और जो पॉकेट में फ़ोन रखते हैं उनके बारे बिल्कुल हम सुनते हैं ना कि हार्ट के पास फ़ोन नहीं रखना, पॉकेट के पास नहीं रखना, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना। मैं हमेशा पेशेंट को जैसे बोलती हूँ फ़ोन का है वो यहाँ से निकालता है, मैं कहती हूँ भैया यहाँ नहीं रखना क्योंकि ये तो फटाफट यहाँ रख। मैं कहा तुम्हारा हार्ट भी कीमती है। मैं बोलती हूँ जैसे हम गर्ल्स ने एक बैग हैंडल वाला बैग ले लेते हैं, वही रखो तुम एक, और अपनी बॉडी से दूर रखो, और जैसे ही कहीं पहुँचो वहाँ जाके साइड पे रखो। जैसे अभी मैं ना आपके क्वेश्चन के बीच में ही सोच रही थी कि कुछ पेरेंट्स ना मतलब बेबी प्लान करने के लिए रेडी नहीं होते, तो उनके लिए ना बड़ा टफ होता है बच्चे को संभालना, स्ट्रेस महसूस करते हैं कि हाँ अब बच्चा संभालना पड़ेगा। तो ये मतलब एज किस एज में, मतलब कब करना चाहिए बेबी प्लान? जब माँ और बाप दोनों रेडी हो बनने के लिए तब। ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स को ऐसा देखा है कि जो ना मतलब बच्चे को संभालने के लिए सोसाइटी के प्रेशर में बच्चा प्रोड्यूस कर देते हैं। इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही शादी होती है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होने लगती है, तो उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए दे आर गोइंग फॉर। वो तो जब बच्चा आता है तो रियलाइज़ होता है कि कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायपर की बात के बीच में ना ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चला, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग ना सुसु करवाने की आदत डालना नहीं चाहते, तो वो अपना काम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि ऐसे है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इसका जवाब ना मैं एक और तरीके से देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब तुम एक्चुअली रेडी हो तो पहले अपना लाइफस्टाइल वैसा करो जैसा तुम अपने बच्चे को देखना चाहते हो। बिल्कुल, कि अगर तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा मोबाइल पे गेम्स खेले तो तुम भी मोबाइल यूज़ करो दोनों। बट अगर तुम्हारा मन है कि नहीं वो बाहर जाके गेम्स खेले, बच्चों के साथ खेले, सो यू ऑल्सो लीव योर मोबाइल, और 2-3 महीने तक लाइफस्टाइल के चेंजेस करो और फिर बच्चा प्लान करो। मतलब बहुत थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए। उसी तरह अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हारा बच्चा मैगी खाए, पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, तो तुम भी अनहेल्दी खाओ। बट अगर तुम ये देखते हो कि कल को तुम्हारा बच्चा पैदा हो, वो दूध पिए, फ्रूट खाए, वेजिटेबल्स खाए, तो पहले खुद अपने में वो चेंज लाओ। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलती हूँ, मेरे पास बहुत कॉमनली क्या रहता है कि 2 कपल आ गया और बच्चा चाहिए उनको, लेकिन आपस में ही लड़े जा रहे हैं। उनकी आपस में खिटर पिटर, मैडम ये खराब है, वो कहेंगे मैडम इसको समझ नहीं आता, मैडम ये ब्लेमिंग। और प्रॉबेबली ना उन्होंने एक अच्छा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही नहीं बनाया, बस टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये है, और ब्लेमिंग नहीं। इट्स नॉट जस्ट कि भाई ये कारण है इनफर्टिलिटी का, ये नहीं, उनकी आपस में इक्वेशन ही नहीं मैच करी है। तो फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो भाई, मैं अगर तुम्हारा बच्चा बन के पैदा होना चाहती हूँ तो आई डोंट वांट टू कम टू पेरेंट्स जो आपस में ही खुश नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, है ना। आपस में। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाए और जो उसके फ्रेंड जोन से रोज लड़ के आए, फिर तो तुम रोज लड़ो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा बहुत नाइस हो, हैप्पी गो लकी पर्सन हो, तो पहले खुद वैसे बनो। सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि जब भी तुम रेडी हो पहले अपना व्यवहार वैसा करो जैसा तुम बच्चों में देखना चाहते हो।
बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, बच्चों को डांटते रहेंगे कि तुम मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हो, बट वो खुद कर रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं। खुद कर रहे होते हैं। पहले आप खुद का तो अवे रखो, आप बच्चों के साथ टाइम तो स्पेंड करो। आई थरली बिलीव कि जितना मज़ा बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ या खेल के आता है उतना मोबाइल में नहीं आता। नहीं आता। बट हम लोग ना बिजी शेड्यूल लगा लें तो हम नहीं, हम क्वालिटी टाइम देना ही भूल गए भूल हैं। गए हैं। हम भूल गए हैं। हमने बच्चों को ना राइट। सारी फैसिलिटीज़ तो दे दी हैं, बट हम अपना समय देना भूल गए समय हैं। देना द भूल गए मोस्ट हैं। प्रीशियस गिफ्ट जो कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को दे सकता है ना, वो है समय। जी। कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर ये है कि अब दोनों ही जो है वर्किंग है, मदर भी और फादर भी, लेकिन अब टाइम कैसे निकाला जा सकता है ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर शिफ्ट चेंज हो तो अब हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट भी रेगुलर मतलब दोनों की सेम है तो कैसे टाइम निकाले, इसका कोई टिप्स हो तो बताइए। मैं और डॉक्टर साहब हम दोनों ही वर्किंग थे, बिल्कुल। बट मैं हमेशा एक चीज़ में विश्वास रखती थी, क्वालिटी टाइम। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपको हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो हर एक के पास होता है, अगर नहीं है तो मैनेज इट, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज इट, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। मतलब ऐसे रेस में जाते 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 ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म करनी है। सो क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे सामने मेरी बेटी की फ्रेंड रहती थी और वो हाउसवाइफ थी, तो वो पूरा दिन घर रहती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं थोड़े समय में अपने बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट हो जाती थी, और बिकॉज़ वो बच्चों को पता चलता है, बच्चे रियलाइज़ करते हैं। और वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे बहुत सेंसिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि दे डोंट रियलाइज़, दे नो कि मम्मी पापा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। अगर आप वापस आके उनको उनका वाला टाइम दे देते हो ना, तो दे आर हैप्पी। बिल्कुल। अब कंसीविंग की इतनी बात हो गई कि नेचुरल कंसीव कैसे करना है, फर्टिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, आईवीएफ के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ मैं कि आईवीएफ के बारे में एक तो मिथ बहुत हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे पहला मिथ तो यही है कि आईवीएफ बेबी कपल्स का अपना बेबी नहीं होता। तो दूसरा ये है कि अगर शादी के बाद कितने साल हो गया कि उन्हें ये ट्रीटमेंट लेना है, या फिर इस ट्रीटमेंट से पहले कोई और ट्रीटमेंट है वो जो ले सकते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट है क्या, और इसमें बेबी अपना होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी क्लियर करिए। देखो, दोनों चीज़ें अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट नील है और उसके अंदर बन ही नहीं रहे या बन ही नहीं सकते, उसको स्पर्म की हेल्प लेनी पड़ सकती है। उसी तरह अगर लेडी ओल्ड हो गई है, लेट्स से 40 इयर्स 42 इयर्स, और उसके पास एक काउंट नहीं है, तो वो डोनर एग लेती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, जान बचाने के लिए जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हम लेते हैं, क्या हम पूछते हैं कि वो ब्लड कहाँ से आया? नहीं। आई थिंक कभी भी नहीं पूछा होगा किस किसी ने। धर्म का था, एक गरीब का था, एक अमीर का था, क्या था? नहीं। तो आज अगर किसी के पास नहीं है, अच्छा मेरे को 6th क्लास में चश्मा लग गया था, तो मैं यूज़ करती थी ना। किसी की किडनीज काम नहीं कर रही होती हैं तो किडनी डोनेशन लेते हैं ना। तो आज जब कोई एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन की बात करते हैं, तो हम इस पे बहुत बिग वो क्यों करते हैं? वाई? राइट? बिकॉज मेरे पास एक ऐसा सेक्शन है जो ये कहते हैं कि हमारे रिलीजन में एग डोनेशन अलाउड नहीं है, बट वो मेरे साथ इतने कई बार क्लोज हो जाते हैं कि 42 इयर्स हो गए हैं, एग नहीं है, बट सिंस उनको ये कहा गया कि उनके रिलीजन में अलाउड नहीं है, बट डजंट मीन कि उसको एक माँ बनने का हक नहीं है। दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल। सो इट इज़ ओके कि अगर आपको एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन लेके भी बच्चा लेना पड़ रहा है, दैट्स वन थिंग। टू बी अ पेरेंट इज़ योर राइट। बिल्कुल। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन एग सही है, यंग कपल है, एग सही है, स्पर्म सही है, तो इट इज़ योर ओन बेबी ओनली। 80% केसेस में उनका खुद का ही बेबी होता है। 20% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कहीं नहीं बन रहा या हेल्प egg नहीं लेने बन- की ज़रूरत पड़ पड़ रही रही है। है। तो
इट इज़ लाइक दैट। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट आपने मुझसे पूछा कि शादी के बाद कितने दिन- टाइम के बाद। अगेन ये बहुत मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन जिसका आंसर एक लाइन में दे सकती हूँ। डिपेंड करता है, अगर आपकी शादी बहुत यंग एज में हो गई है और आपने गुड इनफ ट्राई कर लिया है, सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ले लिया आपने, मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया है, आईयूआई भी ट्राई कर लिया है, नहीं हो रहा है तो आईवीएफ के लिए जाना पड़े तो डोंट मेक इट अ टैबू, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आपकी शादी 35 में या 38 में हुई है, आई मैं बीच में आपकी बात काट रही हूँ, IUI के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि ये IVF जैसा ही प्रोसेस है या कुछ अलग है? ओके तो मैं पहले अपना पहला बात कंप्लीट करती हूँ कि लगभग अगर किसी लड़की की 38 एज में शादी हुई है, राइट, और उसका एक बहुत कम है, सो शी कैन नॉट वेट, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो अगर इनिशियली भी आईवीएफ करा लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ लोगों को पता होता है कि बहुत वेट नहीं करना है, सो ये सब अपने अपने रिलेटिव है। एज फैक्टर भी देखना। एज फैक्टर हो गया या क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल अब सवाल आया कि आईयूआई क्या है और आईवीएफ क्या है। बिल्कुल। अब जब हम एक लेडी को कुछ मेडिसिन देते हैं और उसके एग को फॉलो करते हैं, जब वो एग मेच्योर हो जाता है, मेच्योर एग लाइक 18-20 mm, उस समय हम उसको रप्चर होने का एक इंजेक्शन देते हैं और उसके 36 to 40 आवर्स के बीच में हम उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके या अगर उसको डोनर स्पर्म की ज़रूरत है वो लेके उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, ताकि उसमें से अननेसेसरी मैटर निकाल के सिर्फ स्पर्म्स लेके उसको यूट्रस के अंदर डाल दें। ओके। बच्चेदानी के अंदर एक सिरिंज से डाल देते हैं, इंजेक्ट करना। इंजेक्ट कर देते हैं। ओके इसको हम बोलते हैं आईयूआई। ओके। आईवीएफ में हम उस लेडी को बहुत सारे इंजेक्शन्स लगाते हैं ताकि 1 के बजाय हम ज़्यादा एग्स बना सकें। उन एग्स को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब एक एक एग को लेके एक स्पर्म से फर्टिलाइज कर रहे हैं। जब ये बच्चे बन जाते हैं जिनको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, जी फिर हम मदर की यूट्रस में उनको इम्प्लांट कर देते हैं, जी। जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ये प्रोसेस है आईवीएफ, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब आपकी बॉडी से बाहर हुई तो आईवीएफ। आईयूआई में आपने सिर्फ स्पर्म्स को लेके अंदर डाला, बाकी काम नेचुरली अपने आप होगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी ट्यूब्स अच्छे से काम करें, उसका एग क्वालिटी अच्छा हो। मतलब IVF में आप बेबी बाहर ही बना देते हैं, यस। फिर बाद में इंजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन IUI में थोड़ा कम सिर्फ है। स्पर्म्स, हाँ, सिर्फ स्पर्म को क्लीन स्पर्म्स को करा और clean करा इंजेक्ट और कर अंदर दिया। कर दिया। ठीक। मैम IVF में ट्विंस के बड़े चांसेस होते हैं, ये भी थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि ट्विंस के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं? हाँ, ट्विंस के भी चांसेस होते हैं। ट्रिपलेट्स होते थे पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट पुराने ज़माने में तो 4 और 5 भी एम्ब्रियोज रख देते थे। आई डोंट नो, आपने फ्रेंड्स देखा हुआ है? हाँ मैंने देखा है उसमें फीबी के 5 एम्ब्रियोज रखे थे और फाइनली उसके 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे। सो उस ज़माने में क्या था, आई थिंक फराह खान जो है कोरियोग्राफर है, उनके भी 3 बेबीज हैं, IVF बेबी है वो। यस यस यस। बट अब क्या है कि हम जो एम्ब्रियो रखते हैं वो डे 3 वाला नहीं रखते, डे 5 वाला रखते हैं। तो डे 5 वाले एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के 50% चांसेस होते हैं। ओके। तो इसलिए हम 2 रख देते हैं ब्लास्ट, डे 5 वाले। तो नेचुरली ट्विंस के चांसेस उससे हो जाते हैं। कभी कभी आपने 2 बच्चे रखे लेकिन उसमें से एक बच्चा अंदर जाके स्प्लिट हो गया, ओके। तो वो 3 में भी कन्वर्ट 3 हो में सकते हैं। ओके। यस यस। ठीक है, तो ये ये वाले है। आइडेंटिकल बेबीज हैं, वो आइडेंटिकल नहीं है। जो 2 बेबीज हमने रखे वो उनका सेक्स भी अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा अंदर जाके स्प्लिट हो गया उनका सेक्स भी सेम होगा और उसकी शक्ल वगैरह बिल्कुल मैच करती होगी क्योंकि सेम डीएनए है। ओके ओके मदर का और फादर के जो डीएनए से बच्चा बना वो स्प्लिट हो गया। ओके। या ठीक है। मैम IVF अगर कोई लेडी ट्रीटमेंट लेती है तो पहले IVF में, प्रेगनेंसी में या बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आईवीएफ बहुत कॉमन हो गया। इनफैक्ट
अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ 50% बेबीज IVF से पैदा हो रहे हैं। ओके। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि IVF बेबी नॉर्मल बेबी से किसी भी मामले में कम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल बेबीज होते हैं। और मदर को भी, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो नहीं, बट हाँ, जब कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेता है तो थोड़ा सा रेस्ट वो खुद के लिए ज़्यादा करते हैं, मतलब दे आर जस्ट कॉशियस फॉर देमसेल्फ। प्रेगनेंसी टाइम में और प्रेगनेंसी के बाद भी नो, प्रेगनेंसी के बाद तो बिल्कुल Normal. नॉर्मल। वाई रिकवरी सेम होती है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी है वैसे ही आईवीएफ। इनफैक्ट IVF में हम 3 मंथ्स तक उसको बाहर से इंजेक्शंस या ज़्यादा ट्रीटमेंट, 3 मंथ्स के बाद जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो शी इज़ लाइक एनीबडी एल्स। मतलब मेरे बहुत सारे पेशेंट्स 70 किलोमीटर्स रोज़ ट्रैवल करके जाते थे, आते थे कि कोई टीचर है या किसी स्कूल में, दूर स्कूल में लगे हैं, तो काम के लिए हम कभी मना नहीं करते। जॉब वाले लोग जॉब करते रहते हैं। ओके। या मतलब इवन नॉर्मल IVF के रहता साथ है। यस यस यस, बेड रेस्ट नहीं चाहिए, बेड रेस्ट Okay. नहीं चाहिए। नो, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये ट्रीटमेंट है तो इसमें बेड रेस्ट की जरूरत होती नहीं, है। नथिंग। आपको बस अपनी ट्रीटमेंट लेनी है, जो दवाइयाँ बताई हुई हैं वो लेनी और है। डाइट का कुछ स्पेशल ख्याल रखना है आईवीएफ अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो? अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जो मैंने हेल्दी डाइट बताई है वो सिर्फ follow IVF करते को जाओ। नहीं लेनी है, सबको लेनी है। सबको एनीबडी लेनी जिसको है। बच्चा लेना है और उसको हेल्दी बच्चा चाहिए तो पुट गुड थिंग्स इन द बॉडी। ओके। आईवीएफ से जुड़ी जैसे मैम और भी चीज़ें हैं कि ये पेनफुल है इंजेक्शन, ये मतलब ये कैसा, मतलब दिमाग में क्या क्वेश्चंस है कि पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। सबसे पहली बात जब लेडी लेना चाहती है उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये बहुत बड़ी पेन पेनफुल होगा। है। नहीं, इतना पेन नहीं होता है। एक इंजेक्शन लगना का कितना पेन होता है, क्योंकि नॉर्मल। इंजेक्शंस तो लगते हैं 14-15 डेज। इनफैक्ट मुझे अब इससे एक पेशेंट अपनी याद आती है, वो अपने आप को ना खुद ही लगा लेती थी इंजेक्शन। ये मैंने क्वेश्चन पूछना था कि मैंने भी सुना है कि इंजेक्शन कुछ लेडीज खुद लगाते हैं। उस ज़माने में ना हम IM इंजेक्शन देते थे जो यहाँ पे लगता है साइड पे, और वो खुद लगा लेती थी और मुझे लगा कि ऐसा कैसे। तो शायद उसने ना अपने ब्रेन को ये मैसेज दिया हुआ था कि ये इंजेक्शन लगेगा तो मुझे बच्चा हो जाएगा, एंड वो इंजेक्शन Okay. उसको हैप्पी हार्मोन्स देता था। तो बहुत सारे पेशेंट्स खुद ही लगा लेते हैं अपने इंजेक्शंस, बिल्कुल पेनफुल नहीं है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हम बच्चा रखने वाला काम करते हैं तो पेशेंट जाग रहा होता है, जागते जागते हम उसको दिखाते हैं, देख वो तेरे बच्चा है, और अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और रख देते हैं। पेशेंट खड़ा होके घर चला जाता है। ओके। और बहुत पेशेंट्स मेरे लाइक 250 किलोमीटर्स दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं के, तो वो सेम डे आधे घंटे बाद ड्राइव करके घर चले जाते हैं। ओके, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल है। सबसे बड़ा मिथ था कि बड़ा पेनफुल है और इसमें बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की रेस्ट ज़रूरत चाहिए। होती है। और बाद में मैंने ये भी सुना था कि आईवीएफ की जो बेबी डिलीवर होने के बाद औरत को बहुत सारी थकान महसूस होती है और उसको ज़्यादा मतलब रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल। जितना एक नॉर्मल लेडी को रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है उतनी। मैम आईवीएफ मैंने ना संभावना सेठ जो टीवी एक्ट्रेस है ना उसका यूट्यूब फॉलो करती हूँ, तो उसका आईवीएफ आई थिंक 2 और 3 टाइम फेलियर हो गया है। तो ऐसे आगे ये पेरेंट्स क्या बनने के लिए क्या कर सकते हैं कपल? क्या आईवीएफ 2 और 3 के बाद दोबारा फिर से लिया जा सकता है? मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा IVF फेलियर पेशेंट्स आते हैं, ओके। और मैंने जो मैक्सिमम IVF फेलियर पेशेंट को ट्रीट किया है वो 9 IVFs करा के आई थी। ओ माय गॉड। और मुंबई के बेस्ट सेंटर्स, दिल्ली के बेस्ट सेंटर्स, सब जगह से। हमारे यहाँ उसको 3rd टाइम में कंसीव हुआ था। 9 फेलियर। तो 12th चांस में उसको कंसेप्शन हुई थी। तो मेरे पास 6 IVF फेलियर्स तो एक नॉर्मल सी बात है। तो नंबर 1 थिंग इज़ कि अगर IVF फेलियर हुआ है, डोंट वरी, टेक अ ब्रेक, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो, और गो टू अ गुड सेंटर। दैट इज़ वन थिंग जो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे बिजनेस सा बन जाता है। बट सरप्राइजिंगली यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूरोप से, जर्मनी से ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, 6 IVF फेलियर, 8 IVF फेलियर। मतलब आपको लगता है कि वहाँ पे तो बहुत अच्छा होता होगा सब कुछ।
ये भी एक मिथ्स हो गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि आईवीएफ आप 3 टाइम ले सकती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लेकिन है। मैंने अभी ये सुना कि 9 टाइम मतलब फेलियर के बाद कंसीव करना, ये बहुत बड़ी बात तो थी। मुझे तो सिर्फ एक चीज़ लगती है कि हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। इनफैक्ट अगर किसी का एंडोमेट्रियम भी नहीं बनता है, अंदर की लाइनिंग भी नहीं बनती है, हम उसके भी साथ आराम से साल एक वर्क करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, थेरेपीज़ करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और एंडोमेट्रियम बना के, मतलब 85% सक्सेस रेट हमारे सेंटर का है। ओके। मैम जैसे आईवीएफ, अगर किसी महिला को पहले से ही कोई हेल्थ इशू है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो आईवीएफ ट्रीटमेंट ले सकता है? उनको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है। देखो, थायराइड इज़ समथिंग जो बहुत आराम से दवाई से क्योर हो जाता है। ओके। लेकिन पीसीओएस में बहुत बार ऐसा होता है कि आईवीएफ में कन्वर्ट होने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको लेना पड़ता है। बट आईवीएफ ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी पीसीओएस लोग इस ट्रीटमेंट को लेने की सोचते हैं, उनको लाइफस्टाइल पे ज़रूर वर्क करना ज़रूरी है टू इंक्रीज द सक्सेस रेट। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर किसी को पीसीओडी है तो उसका लाइफस्टाइल में उसने क्या आउट करना है, क्या इन करना है, बहुत ज़रूरी है उनके जो लिए। मैंने खाने वाली बातें बोली थी, उनको ध्यान रखना है। उनको ध्यान में रखना है, और एक्सरसाइजेज भी आई थिंक इनके लिए। हाफ एन आवर एक्सरसाइज फॉर 5 days अ वीक करना ही करना है, करना ही करना है। अगर यंग गर्ल्स हैं जो पीसीओएस हैं और बच्चे के लिए भी नहीं सोच रहे हैं अभी, तो भी उनको आधा घंटा एक्सरसाइज करना ही है। कुछ समझ नहीं आता है, डांस म्यूजिक, लाउड म्यूजिक लगा लो, डांस करो, डू एनीथिंग। रनिंग आपको अच्छी लगती है, जुम्बा करना अच्छा लगता है, एरोबिक्स, कुछ भी करो पर करना ही करना है। नंबर थ्री, स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना पीसीओएस का डिप्रेशन वाला पार्ट ना बहुत इग्नोर हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिख के दे देते हैं, दे फॉरगेट कि वो साइकोलॉजिकली किस फेज से गुजर रहे हैं। तो स्ट्रेस पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि आज स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बंदा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, वो किसी ना किसी तरीके से, बच्चा जो है वो पढ़ाई के स्ट्रेस में है, बड़ा जो है वो जॉब के स्ट्रेस में है, उससे बड़ा जो है वो घर पर बैठ के भी स्ट्रेस फील कर रहा है कि वो अकेला है, अकेलेपन के। तो ये स्ट्रेस जो है मेन जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है इस टाइम पे। मैम जैसे आपने अभी टीन एज की बात करी, तो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है आप डेफिनेटली उसका भी आंसर बड़ा सटीक सा दोगे, कि टीन एज लड़कियों जो पीरियड सर्कल है ना, जो पीरियड साइकिल है, ये शुरू हो रहा है बहुत यंग एज में शुरू हो रहा है। पहले था कि 14 या 15 एज में हो रहा था, लेकिन अब जो है वो 10 या 11 में हो रहा है। इसका क्या 10 या 11 से भी कम में हो रहा है। मैंने 1-2 केस 9 के भी सुने। 8-9 ईयर्स की गर्ल्स मेरे पास आ रही हैं। इसके 2-3 कारण हैं। नंबर 1 कि जो हम खा पी रहे हैं ना, उससे भी हार्मोन्स एबनॉर्मल हो रहे हैं। इवन फॉर दैट मैटर व्हीट या सब्जियां भी जो आ रही हैं, जो क्योंकि क्लीन नहीं खा रहे, बिल्कुल। बच्चे अनहेल्दी खा रहे हैं, वो भी कारण है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं जीनो हॉर्मोन्स। जीनो हॉर्मोन्स ऐसी चीज़ें जो कि इवन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में है, परफ्यूम्स में, फॉर दैट मैटर सनस्क्रीन्स में, एवरीथिंग इनमें जीनो हॉर्मोन्स हैं। जीनो हॉर्मोन्स आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करते हैं। ओके। वो ईस्ट्रोजन नहीं है पर ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे हैं। जैसे तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स पहले आने लग रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मेल ब्रेस्ट बहुत कॉमन हो रही है, या सो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। दूध जो आप अपने बच्चों को इतना हैप्पीली देते हो, हम रियलाइज़ नहीं करते कि गायों को कितने ज़्यादा ऑक्सीटोसिन गाय भैंसों को लग रहे हैं जिससे कि उनकी पैदावार बढ़े। तो वही के वही हार्मोन्स हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं। सो ये कारण हो गए। नंबर 3, आजकल बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो जो बातें हमें 14-15 में पता थी उनको 9 में पता है। 9 में पता है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से प्रीमेच्योर प्यूबर्टी। बिल्कुल।
तो इसी के साथ जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड जो है वो खा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो इम्पेक्ट कर रहे कहीं हैं, ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं। ओबेसिटी बढ़ी है, चाइल्डहुड ओबेसिटी कितनी ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल। बच्चे खेलने ही नहीं जाते बाहर। इंडोर का रह गया, आउटडोर तो कुछ भी है नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चा खा रहा है, मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो आगे बढ़, ओबेसिटी, और ये आगे फ्यूचर में आने में उनकी डायबिटीज या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कितना हार्म करेंगे। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सारे हार्ट अटैक कितनी यंग एज में होने शुरू हो गए। बिल्कुल। ये तो अब पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और मेरे को लग रहा है कि यंग एज में ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका एक कारण कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कोविड ने बहुत हार्म किया। कोविड ने लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हार्म किया। अब हमें उतने एग्स ही नहीं मिलते पेशेंट में जितने पहले मिलते थे। स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिमिनिश हुए हैं। कोविड ने भी हार्म किया। ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में है, बट आप क्या कर सकते हो कि आप अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हो। जैसे कि मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलती हूँ कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद में भी यही जो हमारे tips धर्म में हैं, हमेशा से ये बात थी कि आपको अपने पैनक्रियास को और इंटेस्टाइन को रेस्ट देना है। जब आप इनको रेस्ट दोगे तो आपकी ब्रेन का मेलाटोनिन जो हैप्पी हार्मोन्स है वो सेक्रेट होंगे। जब आप इनको रेस्ट दोगे तो आपकी पूरी बॉडी हार्मोनियस हो जाती है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक चीज़ हो गई। एक चीज़ हो गई कि 1 वीक में 1 फास्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे धर्म में बताई हुई थी ना, बिल्कुल। उन सब का रोल था। खाली हमारे धर्म की बात नहीं है, मुस्लिम भी रोज़े रखते हैं। सो फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 36 आवर्स फास्टिंग, जिसको मॉन्क्स फास्ट बोलते हैं। इनफैक्ट हम लोग अब 36 आवर्स फास्टिंग हम बहुत करते रहते हैं, लेकिन इस बार हम 72 आवर्स फास्टिंग करने की भी प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी बॉडी को क्लेंस कर देती है। आपके डिटॉक्स हो रही है ये डिटॉक्स हो रही है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी। ओके। 24 घंटे के बाद आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल सेल्स को खाने लगते हैं। तो इनफैक्ट 36 आवर्स फास्टिंग और 72 आवर्स फास्टिंग कैंसर पेशेंट्स में भी रिकमेंडेड है कि अगर वो कैंसर वाले लोग ये फास्टिंग करेंगे तो उनका कैंसर भी ठीक हो सकता है। ओके। बिकॉज कैंसर सेल्स वो सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट। जी। तो उनकी भूख बहुत ज़्यादा है। जी। तो अगर आप बारी बारी कुछ खाते रहोगे तो आप उनको तंदुरुस्त रख रहे हो। जी। और अगर आप उनको लॉन्ग गैप दोगे तो आपके जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं वो तो हेल्दी रहेंगे, लेकिन कैंसर सेल्स डाई हो जाते हैं। ये ना मैंने रिसेंट सुना था नवजोत सिंह सिद्धू से, ये सेम बात उन्होंने कही थी। इवन कि इसके साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी कि उनकी वाइफ ने जो ब्रेस्ट कैंसर के रिलीफ के लिए कुछ टोटके भी अपनाए थे, जैसे हल्दी का पानी ये वगैरह पिया था। वैसे लोग काफ़ी फॉलो करते हैं, लेकिन गूगल का ज्ञान जो है ना, थोड़ा सा यूट्यूब का ज्ञान, लोग आधा अधूरा ज्ञान ले रहे हैं। अनुभवी से लेना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएं कि जो ज्ञान है ना, लोग गूगल, अगर पेट में दर्द हुई गूगल कर लिया फटाफट से, पीरियड्स का प्रॉब्लम हुई गूगल कर लिया, तो वो फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो गलत है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक और बहुत सारे यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स क्या करते हैं, वो कुछ भी उठा लेंगे कि आपके फेस के स्कार चले जाएंगे, ये मिला लो, ये मिला लो, ये मिला, मतलब कुछ भी करते जाते हैं जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी। तो यस, मुझे लगता है फिर भी ना गूगल में ना फिर भी ऑथेंटिक बात आती है, एक्सेप्ट कि कभी कभी डरा देता है। आप उसमें पेट दर्द डालोगे तो लास्ट में कैंसर पे ही ले जाता है वो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स हैं जो अपने आप ही डॉक्टर बने खड़े हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो ध्यान देना चाहिए। बट मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा आते ही बोलती हूँ कि 6 बजे के बाद खाना खाना बंद। जी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा क्या कारण है कि 6 बार किसी ने IVF किया, प्रेगनेंसी नहीं आई, अब मैं क्या अलग करने वाली हूँ? ओके। है ना। तो दिस इज़ हाउ आई डू। मैं अपने पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे, इनफैक्ट एक हमने ना पेज बनाया हुआ है जिस पे हम पेशेंट्स को बताते हैं ये करना है, ये करना है, जिसमें हमने एक ब्रेकफास्ट का बनाया। तो उसमें हमने ना एक पार्ट में लिखा हुआ 8 हग्स अ डे। ओके। तो
तो ये माना जाता है कि जब आप किसी को हग करते हो ना, तो उसको कैसा फील हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके अंदर के पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमने उसके सिलेबस में ही डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी हेल्दी लाइफस्टाइल के बीच में ही आ रहा है ना, कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। मैम, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि नेचुरल डिलीवरी जो हो रही है और जो सी सेक्शन है वो बहुत बढ़ गए हैं। कहीं ना इसका ब्लेम ना डॉक्टर्स पर आ रहा है कि अब जो है ना वो लालची हो गए, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी को भी वो सी सेक्शन में बदल देते हैं। ये इसमें कितनी रियलिटी है? देखो, ये तो सच है कि सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं। अब मैं कारण बताती हूँ। ओके, चालू करते हैं तब से जब हम जंगलों में रहते थे। तो लेडीज भागती दौड़ती थी, हो सकता है पेड़ भी चढ़ जाती हूँ। और फिर वही मेरी नानी के टाइम का, जब चक्की चलाते थे तो दोनों पाँव खोल के और चक्की उसके बीच में आती थी। आपने कभी चक्की चलाई है? मैंने एक बार ट्राई की थी, मैंने चलाई हुई है, मतलब मैंने रियल चक्की भी चलाई है, क्योंकि वहां पे मेरी नानी घर में थी। भारी होती है हमारी, वैसे वो अपने ऊपर उठानी नहीं होती। आगे लेग्स को फोल्ड करके, नो, लेग्स को फोल्ड नहीं करना होता, लेग्स को ना खोल के दोनों साइड पे। तो क्या था तब कि पेल्विस पेल्विस जो हमारा नीचे की पेल्विक बोन है वो ना चौड़ी थी। ओके। आज अभी देखो आप और मैं कैसे बैठे हैं, फोल्डेड लेग्स। यस, बिल्कुल राइट। आज की मॉडर्न जनरेशन कैसे बैठी है मोस्ट ऑफ द टाइम? ऐसे बैठी है, ऐसे बैठी है। लेग्स अगर वो यूं करके बैठी है तो उसको बोलते हैं ऐसे क्यों बैठी है? लड़कियां ऐसे नहीं बैठ लड़कियां ऐसे नहीं बैठती। सो पेल्विक बोन जो है वो ओवर जनरेशन एवोल्यूशन के प्रोसेस में एक छोटी होती गई। ओके। ये वन रीजन है। ओके। क्या? अच्छा, ह्यूमन एवोल्यूशन का प्रोसेस है कि हमारा ना ब्रेन बढ़ता जा रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार अब वाले बच्चे जो पैदा हुए ये बहुत स्मार्ट है। जब हम पैदा हुए थे तो हमें बोला जाता था ये बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, हम तो कमले होते थे। हाँ। तो एज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ह्यूमन हेड का साइज भी बढ़ रहा है। ओके। मतलब बच्चे ब्रेनी पैदा हो रहे हैं, उनका ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा है देन 100 साल पहले वाले बच्चे का। ओके। तो अब पेल्विस हो गया छोटा, ब्रेन हो गया बड़ा। तो एक तो ये हो गया कि डिस्प्रपोर्शन हो गया, बिल्कुल नहीं निकल सकता है, ये एक फैक्टर हो गया। इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल, कि बॉडी कैसे हो गई। दूसरा, मेरे दादी, मेरी 3 दादीज की, मतलब आई हैड 3 दादीज, मेरे पास थी तो एक भी नहीं, बट मेरे पापा की 3 मदर्स थी। ओके। क्योंकि एक मदर की डेथ हो गई बच्चा पैदा करते हुए, दूसरी की हो गई, तीसरी ऑल्सो डाइड। सो मैटरनल मोर्टेलिटी, अब आप कितने लोग सुनते हो कि जिसकी डेथ हो गई बच्चा करते हुए? नो। तो सेफ्टी कितनी ज्यादा हो गई है विद मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स। हल्की सी भी हमें प्रॉब्लम लगती है हम सिजेरियन कर लेते हैं, मदर को कुछ नहीं होने देते, बिल्कुल, बच्चे को कुछ नहीं होने देते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और सेक्शन ऑफ पीपल मेरे सामने आता है जो आते ही बोलता है कि मैम मुझे ट्राई नहीं करना है, मुझे लगता है कि कर लेते हैं हो जाएगा। बट जो बच्चों को आजकल रेस किया गया, गर्ल्स को, वो फूल कुमारियों की तरह। हाँ बिल्कुल, राइट। बिल्कुल मतलब आई शुड से कि मैंने भी अपनी बेटियों को ऐसा ही रेस किया है। बिल्कुल। तो उनमें उतनी एंड्योरेंस ही नहीं है टू बेयर दोज लेबर पेन्स। सो ये बिल्कुल फैक्ट है कि सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गया है। बट द गुड न्यूज इज, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिजेरियन बेबीज आर मोर इंटेलिजेंट। तो कोई डरने की बात नहीं है, वॉट एवर इट इज। मैम, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, मुझे लगता है कि इंटरव्यू जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हमारे व्यूअर को बहुत मज़ा आएगा ये लाइव देखकर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को स्पेशली, कि अपनी वो फर्टिलिटी मेंटेन करके रखे, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में वो कैसे ढाल सकते हैं? मैं ना सबसे पहला मैसेज जो देना चाहती हूँ अपने यंग व्यूअर्स को, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। मुझे पता है सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का टाइम आ गया है, बट आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए, आप अपने आप को आंसरेबल हो। सो अपने ऊपर चेक आपको ही रखना है कि आपको कितनी देर स्क्रीन टाइम करना है, कितनी देर नहीं करना है। सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस का कारण है वो सोशल मीडिया है, वो आपके डिवाइसेस हैं।
नंबर 2, कोशिश करो कि फॉर्म फ्रेंड्स। चाहे ना लड़ ही लेते थे पुराने ज़माने में बच्चे आपस में, बट एक ह्यूमन बॉन्डिंग होती थी जो अब ख़त्म होती जा रही है। बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे वो दिल से कनेक्ट कर सकें या अपने मन की बात बता सकें। सो फाइंड वन फ्रेंड जिससे आप अपने मन का हाल शेयर कर सको। ये ना स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करता है। बाकी एक चीज़ जो मुझे मॉडर्न जनरेशन में अच्छी भी लगती है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का भी जो लोग ध्यान रखते हैं वो रेगुलर जिम भी जाएंगे। सो दे आर वेरी केयरफुल। बस वन थिंग इज कि अपने ऊपर वाले माले का भी बहुत ध्यान रखा करो, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स यू व्हाट यू आर। मैम आज का जो सेशन है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए आपने समय निकाला और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये सेशन जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको सारे सवालों के इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में जवाब मिलने वाले हैं। IVF से जुड़े, एग फ्रीजिंग से जुड़े, फर्टिलिटी से जुड़े आपको सारे ही जवाब जो हैं इस जो है सेशन में मिलेंगे। आगे आप कौन सा सेशन जो है वो देखना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।